हे गाइस, तो आज जो वीडियो देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और मैं पहले सोच रहा था कि शायद ये ताइवानीज़ होंगे, लेकिन जनरली जो है ताइवानीज़ के जो यूट्यूब चैनल्स है वहाँ पे कंट्री मेंशन रहता है। मेरा एक ऐप है जहाँ पे जो यूट्यूबर है किस देश से जो है वीडियो बना रहा है वो ट्रैक किया जा सकता है। बट इस वीडियो में जो है इस वीडियो में कोई भी देश जो है डिस्प्ले नहीं कर रहा है। ये तभी होता है जनरली जब कोई VPN सर्वर यूज़ करके जो है वीडियो अपलोड कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इनके जो फेलो चाइनीज़ है वो इस बारे में जानते हैं कि नहीं कि वो किस टाइप के वीडियोज़ बना रहे हैं। बट ओवरऑल जो ये वीडियो है, और ख़ास करके जो कॉमेंटर्स है, मैंने काफ़ी सारे कॉमेंटर्स जो है चाइना के भी हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि इंडिया जो है आने वाले टाइम पे नंबर 1 स्पॉट में होगा और चाइना को जो है ओवरटेक कर लेगा। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। और बाय द वे, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और साथ ही अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीद के हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और बहुत ही केयर के साथ और बहुत ही प्यार के साथ जो है हम ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है ग्रो करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी केमिकल, तो आपके हेल्थ के लिए भी वो बेनिफिशियल है। और इसका जो रेवेन्यू है वो हम सिर्फ और सिर्फ इंडीवर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में लगाएंगे और रेट भी जो है आपको मार्केट रेट से कम ही मिलेगा। तो हम सब के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो आशा है कि आप सपोर्ट करेंगे। तो एनीवे, चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और एंड में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो है वो भी रहेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है कमेंट सेक्शन में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, गॉन्जी कमेंट्री प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गॉन्जी शैन। पिछले 10 सालों में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ने न सिर्फ कनाडा, ब्राजील, इटली, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है, 国和英国在世界排名当中 बल्कि वर्ल्ड रैंक में ये 11 से 5th रैंक पर पहुंच गया है। और ये उम्मीद है कि 2025 में या 2026 तक ऐसा हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी जर्मनी को पीछे छोड़ देगी, जो कि 4th रैंक पर है। कई लोगों का ये कहना है कि इंडिया चाइना की जगह लेगा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। एटलीस्ट हम ये जानते हैं कि 2027 तक इंडिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 世界第3大经济体。 स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुमान के अनुसार इंडिया की रियल पर कैपिटा इनकम भी एवरेज पर ईयर 5.3% की सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी जाएगी। 的显著增长。 इस इकोनॉमिक ग्रोथ ने इंडिया को G20 कंट्रीज में लार्जेस्ट कंज्यूमर ग्रुप बना दिया है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। क्या इस पॉइंट पर यह फ्यूचर में चाइना की जगह लेने वाली एक और वर्ल्ड फैक्ट्री बन सकती है? 中国的另一个世界工厂。 इंडिया को कौन से चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को फेस करना पड़ता है? तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री के बारे में बात करनी होगी। पिछले 100 सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट दुनिया का रिचेस्ट रीजन रहा है। इसका ट्रैवल वॉल्यूम एक समय में दुनिया की इकोनॉमी का 25% हिस्सा था। 1700 में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज में से एक थी। हालांकि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के साथ ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का शेयर ग्रेजुअली कम हो गया। 逐步减少。 1940 के दशक के एंड में इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की और एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम लॉन्च किया। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बाद की पार्टी स्टेट सिस्टम के कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन सभी में एक बात समान है कि वो पास्ट में वेस्ट द्वारा कोलोनाइज्ड या सेमी कोलोनाइज्ड थे। वो वेस्टर्न सिस्टम पर डाउट करते हैं। साथ ही उनके पास एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की भी कमी है, इसीलिए वो सभी इससे सीखते हैं। सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक पॉलिसी डोमेस्टिक डेवलपमेंट और सेल्फ सफिशिएंसी के फेवर में ज्यादा फोकस करती है। एज अ रिजल्ट ये क्लियर है कि इंडिया और चाइना की सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड में सक्सीड नहीं हुए। 经济的体制最终都没有成功。 उनकी इकोनॉमी फेल हो गई। लेकिन वॉर के बाद 4 एशियन कंट्रीज हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान और साउथ कोरिया तेजी से डेवलप हुए। 却在战后飞速发展。 1960 के दशक से ये कंट्रीज अपने चीप लेबर, सॉलिड इंडस्ट्रियल फाउंडेशन और फॉरेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए फेमस हैं। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने 1960 और 1970 के दशक में और यहाँ तक कि 1980 और 1990 के दशक में भी इन कंट्रीज में टॉयज और कपड़े प्रोड्यूस किए। नेचुरली इस सक्सेस ने उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल को भी दुनिया में फेमस बना दिया। 1978 में चाइना के डेंग शियांगपिंग ने रिफॉर्म और ओपनिंग अप की पॉलिसी को लागू किया और सिंगापुर के डेवलपमेंट मॉडल की नकल करने के लिए डिसाइसिवली सिंगापुर पर अपनी नजर जमाई। उस समय कई चाइनीज ऑफिशियल्स अपने मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए अक्सर सिंगापुर विजिट करते थे। हालांकि दोनों कंट्रीज साइज में डिफरेंट हैं। चाइना ने सिंगापुर की ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस सिस्टम, एंटी करप्शन फाइट, एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल की तारीफ की और मान्यता प्रदान की। तो ये एक ऐसी जगह है जहां से चाइना सीखने को तैयार है। इसीलिए चाइना ने डेंग शियांगपिंग एरा के बाद से चाइना में एंटर करने के लिए फॉरेन कंपनीज का वेलकम किया। चाइना का बिगेस्ट एडवांटेज इसका ह्यूज लो स्किल्ड और चीप लेबर मार्केट है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो इन लेबर और सबसे बेसिक इंडस्ट्रियल के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के डिजायर के साथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर चाइना में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया।
स्पेशली टॉयज, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और कपड़े जैसे लो एंड कमोडिटी इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूस करने वाले सेंटर्स। इसीलिए 1980 से 1990 के दशक तक चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन देखा। रैपिड ग्रोथ 1978 में चाइना के रिफॉर्म और ओपनिंग अप के बाद से चाइना की इकोनॉमी बेसिकली 10% की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है। मिड 1980s से इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ना स्टार्ट हुआ और 1991 में इसमें तेजी आई। इंडिया का ग्रोथ रेट अभी भी चाइना से स्लो है। आफ्टर ऑल चाइना का रिफॉर्म और ओपनिंग अप इंडिया से 13 साल पहले हुआ है। हालांकि वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार 1991 से पहले अगर परचेजिंग पावर इवैल्यूएशन के आधार पर कैलकुलेट किया जाए तो चाइना की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया जितनी अच्छी नहीं थी। हालांकि 1992 तक चाइना इंडिया से आगे जाने लगा। मतलब कि उस टाइम दोनों साइड्स को धीरे धीरे पता चला कि स्ट्रेटेजिक राइवल्स और एनिमीज के बीच रिलेशन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि चाइना ने 1990s और 2000 में जो हासिल किया था वो खो दिया। 享受的那种工业 इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिक एडवांटेजेस और ग्लोबलाइजेशन के लाभ के बावजूद इंडिया को चाइना के बराबर आने में काफी टाइम लगेगा। 时间。 गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में चाइना की जगह नहीं ले पाएगा, लेकिन हम इसे डिटेल में देख सकते हैं। चलिए इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ मॉडल पर एक नजर डालते हैं। 印度目前的 ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का करंट कंट्रीब्यूशन बढ़कर 3.6% हो गया है, जो 2000 के आसपास चाइना के लेवल के बराबर था। इसके अलावा इंडिया का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है और इसके स्टॉक मार्केट में भीड़ हो गई है। ये यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और जापान के बाद दुनिया में 4th प्लेस पर है। साथ ही इंडिया का गुड्स और सर्विसेज का एनुअल एक्सपोर्ट जीडीपी में रिकॉर्ड हाई हो गया है। पिछले 10 सालों में इंडिया के एक्सपोर्ट में 73% का ग्रोथ हुआ है। ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया का शेयर 2012 में 1.9% से बढ़कर 2022 में 2.4% हो गया। 2年的 2.4%， इंडियन इकोनॉमी के इस पार्ट की ग्रोथ चाइना, सिंगापुर, वियतनाम और मलेशिया जैसे कंट्रीज से अलग है। 国家都不太一样。印度 इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ मेनली इसकी डोमेस्टिक डिमांड के कारण है। 区的推动就是 अब तक इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन हमेशा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेनली ड्राइविंग फोर्स रही है, 最主要动力。 जो पूरे इकोनॉमी का लगभग 55% से 60% है, जो चाइना से ज्यादा है। इसके अलावा इंडिया का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमिक ग्रोथ में की रोल प्ले करता है। हालांकि ओवरऑल जनरली कहें तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कई प्लेसेस अभी भी काफी पुअर हैं, लेकिन हम इसकी ग्रोथ ट्रेंड देख सकते हैं। और मेंशन करने वाली जो बात है वो है इंडिया का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर 1960 के दशक में अमेरिकन पॉपुलेशन के समान है और शेयर भी काफी सिमिलर है। परचेजिंग पावर इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग 1960 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम लगभग $10,000 थी। 2023 में इंडिया में पर कैपिटा इनकम एग्जैक्टली $9,000 हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया में इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण इंडियन इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई है। सेक्स और सस्टेनेबिलिटी ने इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स पर चाइना की ओवर रिलायंस को पीछे छोड़ दिया है। 1970 के दशक से कंजम्पशन यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ में लीडिंग फोर्स रहा है। 力量。到了2020 2023 तक कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी भी यूएस जीडीपी का 68% होगा।达 68%。 इसीलिए आप जब तक कंज्यूम करना जारी रख सकते हैं तब तक इकोनॉमी मंदी से बच सकती है। इसीलिए हमें इंडिया के ग्रोथ मॉडल पर एक नजर डालने की जरूरत है। तो सबसे पहला है कंजम्पशन। इंडिया के कंज्यूमर मार्केट में काफी डेवलपमेंट पोटेंशियल है। ये उम्मीद है कि अगले 20 सालों में पर कैपिटा इनकम लगभग ट्रिपल हो जाएगी 涨。 और इंडियन मार्केट में बड़े चेंजेस होंगे। अब इंडिया एक बहुत यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनाने का ट्राई कर रहा है। इस मार्केट में कंपनीज और कंज्यूमर्स टेक्नोलॉजिकल डिविडेंड्स की इस वेव को पकड़ने के लिए मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का एक्टिवली यूज कर रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर का स्ट्रक्चर भी बदल रहा है। हालांकि स्टेट ओन्ड बैंक्स अभी भी एक मेजर पोजीशन पर हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज का रोल तेजी से ऑब्वियस हो गया है। 越来越明显。 इसके अलावा पिछले 10 सालों में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट भी मेंशन करने लायक है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने रोड नेटवर्क को 25% तक एक्सपेंड किया है। हर साल एवरेज 10,000 किलोमीटर न्यू रोड्स बनाई जाती हैं। एयरपोर्ट्स के नंबर लगभग डबल हो गई हैं। कुछ न्यू एयरपोर्ट्स की फैसिलिटीज की तुलना डेवलप्ड कंट्रीज के एयरपोर्ट से की जा सकती है। इसीलिए जब मॉडर्न टाइम्स के फाइनेंशियल सिस्टम की बात आती है तो डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करनी पड़ती है। इनफैक्ट इंडिया इस मामले में भी दुनिया में सबसे आगे है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ये एप्पल प्ले और गूगल पे एप्लीकेशन जैसे ग्लोबल फाइनेंस का भी सपोर्ट करता है ताकि लोग क्विकली मनी ट्रांसफर कर सकें। 2022 से यूपीआई द्वारा प्रोसेस ट्रांजैक्शन की मात्रा $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो गई है, जो इंडिया के जीडीपी के 1/3 के बराबर है। 1/3। इसने दूसरी कंट्रीज को भी इसको फॉलो करने के लिए इंस्पायर किया। मैंने अभी इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के
और चाइना के लो एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। और पास के 4 ईस्ट एशियन टाइगर्स डिफरेंट हैं। इंडिया हाई स्किल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर बिजनेस, आउटसोर्सिंग और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर ज्यादा फोकस करता है। इस हाई एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी ने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सिर्फ वो वेल एजुकेटेड माइनॉरिटीज जो इंग्लिश बोल सकते हैं उनके पास ही बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब बिजनेसमैन भी लोकल मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं है। आप सेल्स बढ़ाने के लिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और हजारों किलोमीटर दूर प्रोडक्ट्स को इजीली बेच सकते हैं। पास्ट में कुछ मर्चेंट्स को कई प्लेसेस पर ट्रैवल करने के लिए लोन की जरूरत होती थी और उन्हें हर ट्रांजैक्शन के लिए लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढना पड़ता था। पिछले 10 सालों में इंडिया की जीडीपी में 78% का ग्रोथ हुआ है, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 48% तक है। एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में इंडिया को अपनी सर्विस इंडस्ट्री पर काफी डिपेंडेंट कहा जा सकता है। इसीलिए इंडिया का सर्विस इंडस्ट्री एक्सपोर्ट भी एक डोमिनेंट पोजीशन रखता है, जो सभी एक्सपोर्ट का लगभग 40% है। ये इंडिया को दुनिया का 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर भी बनाता है। ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट का टोटल शेयर भी 10 साल पहले के 3.2% से बढ़कर अब 4.5% हो गई है। यहाँ सबसे फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विस और बिजनेस प्रोसेसेस हैं, जो कि इंडिया से आउटसोर्स की जाती हैं। 所以很多 और इंडिया में कई कंपनीज के कॉल सेंटर्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विस इंडस्ट्री इंडिया में लगभग $200 बिलियन का एक्सपोर्ट रेवेन्यू ला सकता है। ऑफ कोर्स 900 मिलियन से ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन में से सिर्फ आधे ही लेबर फोर्स में भाग ले सकते हैं। 参与到劳动当中，也 सिर्फ 60 मिलियन लोगों के पास ही फॉर्मल जॉब है। इसीलिए इंडिया को ज्यादा ब्लू कॉलर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना जारी रखना होगा। पिछले दशक में इंडियन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग शेयर जनरली 17% से 18% तक रहा है। ऑफ कोर्स कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और व्हीकल्स। पिछले 5 सालों में ये एक्सपोर्ट्स 63% तक इंक्रीज हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने गुड्स के एक्सपोर्ट रेट को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया प्लान भी स्टार्ट किया है, स्पेशली जब वो देखते हैं कि कई कंपनीज चाइना से दूर जा रही हैं। मगर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इंडिया चाइना के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल के प्रति ज्यादा इंक्लाइन नहीं दिखता है। इसके अलावा इसने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसे कई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपनाए हैं या डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस को सब्सिडी दिए हैं। जो अब चाइना कर रहा है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और इंटरप्राइजेस को ग्लोबल कंपटीशन के इम्पैक्ट से बचा रहा है। इंडिया की टैरिफ पॉलिसी ने ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में इंडिया के कम्पिटिटिवनेस को भी काफी हद तक सीमित कर दिया है और इंडिया रीजनल फ्रीडम्स में भाग लेना नहीं चाहता है। दूसरे शब्दों में ट्रेड अग्रीमेंट्स में ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना की जगह नहीं ले सकता है और दुनिया की फैक्ट्री नहीं बन सकता है, बल्कि यह है कि वो चाइना की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज के लिए इंडिया में फैक्ट्रीज बनाने का ऑप्शन चूज करने में अभी भी कई नुकसान और रिस्क हैं। फॉर एग्जाम्पल 2018 से इंडिया का टैरिफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चीप लेबर की तलाश कर रही कंपनीज चाइना जा रही हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी को हर साल $140 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट ऐसा एक बड़ा केस है। इंडिया में चेन्नई के पास ही 2014 में नोकिया फैक्ट्री, जो $140 बिलियन से ज्यादा की थी, अचानक बंद हो गई। ये दुनिया की लार्जेस्ट फैक्ट्रीज में से एक थी, जो लाखों मोबाइल फोन्स बनाने में सक्षम थी। कंपनी का सडन कोलैप्स वास्तव में नोकिया के इंडियन गवर्नमेंट के साथ टैक्स डिस्प्यूट में शामिल होने के कारण हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने नोकिया पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया और नोकिया को $1.5 बिलियन तक का टैक्स रीपे करने के लिए फोर्स किया। एंड में नोकिया ने इंडियन गवर्नमेंट से सेटलमेंट कर लिया, लेकिन इससे जो लॉस हुआ वो रिपेयरेबल नहीं था। इसके कई दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं, जिसमें यूके में वोडाफोन, कैन एनर्जी और 17 दूसरे शामिल हैं। कई बड़ी कंपनीज इंडियन गवर्नमेंट के साथ वेरियस डिस्प्यूट्स में शामिल रहे हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने टैरिफ बैरियर इश्यूज का खुलासा करने से मना कर दिया, लेकिन पिछले 2 सालों में उन्होंने कई कंट्रीज की कंपनीज के लिए इंडिया में बिजनेस करना आसान बनाने के लिए कुछ उपाय करने भी स्टार्ट कर दिए। 说印 जैसे कि कहा जाता है कि इंडिया ने कई स्टेट और फेडरल टैक्सेस को एक गुड्स और सर्विसेज टैक्स में मर्ज कर दिया है और इंडिया ने रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन बंद कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्सर इन लार्ज कंपनीज के सीईओ से मिलकर उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए वेलकम करते हैं, लेकिन अगर इंडिया चाइना के मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस को चैलेंज देना चाहता है तो और भी कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट के इशू पर काफी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और उन कंपनीज का सपोर्ट करना चाहता है जो ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, तो इंडिया में अभी भी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं। चाइना का पास में एंटरप्रेन्योरियल वेव है, राइट? ली कैंगयांग ने कहा कि वास्तव में इंडिया में मास इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ज्यादा मौके हैं, क्योंकि डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस पर इतनी ज्यादा गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स नहीं है और इतनी ज्यादा पॉलिटिकल करेक्टनेस भी नहीं है और एंटरप्राइजेस में पार्टी ब्रांचेस सेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए पास में आप देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप, जो एनर्जी और ट्रांसलेशन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में शामिल है और जो टेलीकम्युनिकेशंस, केमिकल्स, एनर्जी रिटेल में शामिल है, और टाटा ग्रुप जो आईटी, रिटेल, एनर्जी, व्हीकल्स को कवर करता है, और जीएसडब्ल्यू ग्रुप जो मेनली स्टील बिजनेस में लगा हुआ है। इन 4 कंपनीज का प्लान अगले 5 से 8 सालों में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में $250 बिलियन से
ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस लोकल सप्लाई चेन को तेजी से डेवलप करना है। ऑफ कोर्स एक और टॉपिक है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन है। ये इंडिया का हॉटेस्ट टॉपिक है। प्रेजेंट में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा हो गई है। ये दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बन गई है और चाइना समेत कई वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन तेजी से ओल्ड हो रही है। हालांकि इंडिया में 20 साल से कम एज के लगभग 500 मिलियन यंग लोग हैं, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगले 40 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से ग्रो करती रहेगी 在未来4 और 2063 तक भी अपने पीक पर नहीं पहुंचेगी। इंडिया की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी। इसके विपरीत चाइना की पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है। अगली सदी की शुरुआत तक इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से दोगुनी हो जाएगी। चाइना पर ध्यान देने वाला हर एक एजेंट जानता है कि पास्ट में वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड खो रहा है। ये रिफॉर्म और ओपनिंग अप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आधार है। 2020 तक चाइना की फर्टिलिटी रेट 1.3% हो गई थी, जो दुनिया में सबसे हाईएस्ट थी, जबकि इंडिया दुनिया में लोएस्ट बर्थ रेट वाली कंट्रीज में से एक है। कुछ मायनों में इंडिया अब 30 साल पहले के चाइना जैसा है। यंग एडल्ट की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, जिसमें 25 साल से कम एज के 610 मिलियन लोग हैं। अगले 30 सालों में केयर की जरूरत वाले एल्डर्स भी रिलेटिवली कम होंगे। इंडिया धीरे धीरे एजिंग पॉपुलेशन में एंटर करेगा और अगले 30 सालों में एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी होगी। करंट डेवलपमेंट मोमेंटम के अनुसार अगले 10 सालों में 500 मिलियन लोग मिडिल क्लास में एंटर करेंगे। इसीलिए इंडिया दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास वाली कंट्री होगा। इस पॉइंट पर ये चाइना के कंज्यूमर मार्केट को रिप्लेस करेगा। आफ्टर ऑल चाइना की पॉपुलेशन घट रही है और यंग कंज्यूमर्स की संख्या भी घट रही है। ऑफ कोर्स इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ भी दुनिया में एक वॉइस के रूप में इंडिया के पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। चाइना ग्लोबल अफेयर्स में शामिल हो सकता है और वॉइस लगातार कम होती जाएगी और इंडिया चाइना द्वारा छोड़ी गई जगह को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा। ऑफ कोर्स इंडिया में भी कई प्रॉब्लम्स हैं। एलिट्स के एक छोटे ग्रुप के अलावा पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को हायर एजुकेशन नहीं मिला है और किसी भी समय अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की करंट सिचुएशन ये है कि लगभग 10% लोग ही काम कर रहे हैं। स्टेबल इनकम वाले इस 10% वर्कर्स के अलावा ज्यादातर लोग अभी भी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर टेम्पररी वर्कर्स हैं। इसीलिए इनफैक्ट इंडिया में ज्यादातर लोग अभी भी अपनी लाइफ काफी मुश्किल से जीते हैं और इंडिया में ऑलमोस्ट कोई भी बेसिक सोशल मेडिकल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। इसीलिए इंडिया आज भी बेसिकली एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है और अर्बनाइजेशन के मामले में चाइना से पीछे है। एटलीस्ट चाइना में लाखों रूरल लोग हैं जो काम करने के लिए बड़ी सिटीज में जाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में कई सारे लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि जब आप इंडिया में प्लेन से उतरते हैं तो आपको डोमेस्टिक एनिमल्स घूमते हुए मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एक ऑब्वियस साइन है कि अर्बनाइजेशन पूरा नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया का पोटेंशियल काफी बड़ा है, क्योंकि एग्रीकल्चरल सोसाइटी में अभी भी काफी लोग हैं और अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं। एक और प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के लेबर फोर्स में विमेन्स का प्रोपोर्शन चाइना की तुलना में काफी कम है। इंडियन कल्चर में देखा गया है कि मेन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाते हैं और महिलाएं अपने पति और बच्चों का ख्याल रखती हैं। इसीलिए इंडिया में फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन काफी कम है और ये दुनिया में सबसे कम सिर्फ 20% है। यहाँ तक कि उनके पड़ोसी बांग्लादेश में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट 40% है। इसीलिए अगर भारत में सिर्फ 1/5 ऑफ विमेन वर्किंग है तो ये कहना मुश्किल है कि ज्यादा प्रोग्रेस होगा। ऑफ कोर्स इंडिया भी लगातार विमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। भारत में कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है और उनके सभी प्रोडक्शन लाइन में फीमेल वर्कर्स हैं और पूरे फैक्ट्री के ऑपरेशन और प्रोडक्शन प्रोसेस को रोबोट्स द्वारा हेल्प दी जाती है। ये भी एक सफलता है। मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ट्रेडिशन ये है कि मेल एम्प्लॉयज होने चाहिए। हालांकि एजुकेशन, ट्रेडिशनल कस्टम्स और डिसएडवांटेज ग्रुप्स को स्टेबल जॉब देने के कारण इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी और कास्ट इनइक्वालिटी अभी भी मौजूद है। इन विशियस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल सोल्यूशंस ने बैंक ऑपरेशंस को भी सिंपल बना दिया और काफी गरीब लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड किया है। हालांकि एजुकेशन में इंडिया का इन्वेस्टमेंट जीडीपी का सिर्फ 2.9% है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से कम है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया को ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करने की जरूरत है। एजुकेशन और मेडिकल इंश्योरेंस ही लोगों को बेटर लाइफ दे सकती है। आफ्टर ऑल इंडिया का मानव विकास इंडेक्स 191 कंट्रीज में सिर्फ 132 रैंक पर है, जो श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश और भूटान से कम है। इन शॉर्ट इंडिया को हमेशा नेक्स्ट चाइना माना जाता रहा है, मगर चाइना का डेवलपमेंट मॉडल शायद इंडिया पर लागू नहीं होता है, क्योंकि हम AI एरा में एंटर कर रहे हैं। कई फैक्ट्रीज पहले ही ऑटोमेटेड हो चुकी हैं। चीप लेबर पर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का चाइना का पास्ट रैपिड ग्रोथ आज लागू नहीं है। 制造业放到今天已经不再适用。 इसीलिए भले ही इंडिया अपने डोर्स खोलने को तैयार है, 开它的大门， लेकिन कई कंपनीज के लिए जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में फैक्ट्री सेट करें। इसीलिए चाइनीज मॉडल इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। इंडिया ऑब्वियसली एक ऐसे डेवलपमेंट मॉडल की तलाश में है जो इसके लिए सूटेबल है। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही इंडिया नेक्स्ट चाइना नहीं बन सकता है, लेकिन इंडिया के पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो नेक्स्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन सके।
डेमोग्राफिक डिविडेंड और ह्यूज अर्बनाइजेशन पोटेंशियल के अलावा 还有就是它基于消费 इसकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट पर चाइना की ओवर रिलायंस के बजाय कंज्यूमर सर्विस एक्सपोर्ट और हाई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल और सस्टेनेबल है। 和可持续性。只要印度能够 जब तक इंडिया टैरिफ बैरियर्स और लेबर इम्बैलेंस जैसी वेरियस प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है 劳动力不平 तब तक इसमें अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट्स बनी रहेगी। इंडियन गवर्नमेंट को अभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने पर ध्यान देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में सुधार के लिए काफी प्रॉफिटेबल है। इसीलिए इंडिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल और उसने जो इकोनॉमिक वाइटैलिटी दिखाई है वो बहुत अमेजिंग है। इसीलिए मेरा मानना है कि इंडिया का राइज अब काफी करीब है। गॉन्जी कमेंट्री देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं आप सभी को अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। साथ ही मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल का मेंबर बनने के लिए, जिससे आप मेंबर्स ओनली वीडियोस भी देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तो सबसे पहले जिस कमेंटर ने कमेंट किया है उसका नाम है @कोरोना जेंग। इंडिया के पॉपुलेशन, वास्ट लैंड और मार्केट में पोटेंशियल है चाइना को सरपास करने का और दुनिया के लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का। अभी बहुत कुछ बदल रहा है। इंडिया एक मल्टीपल बिलीफ वाला देश है और इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस भी होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही हम एशिया के इस थर्ड लार्जेस्ट कंट्री में एक बहुत बड़ा बूम देखेंगे। जी हाँ, थर्ड लार्जेस्ट बाय साइज बट बाय इकोनॉमी एंड ऑल अदर एबिलिटीज इंडिया शुड बी एट द टॉप। उसके बाद AOLM F1745 ने कमेंट किया कि इंडिया भला टॉप पे क्यों नहीं होगा। लुक एट द सेम सिचुएशन इन मेनलैंड चाइना 1970 और 1980 के टाइम जब मैं एक बच्चा था और मैं मेनलैंड चाइना को रिटर्न किया था। लोहो रीजन वॉज अ मेस और तब मेरे होम टाउन के एक आदमी ने मुझे कहा था कि इंडिया विल बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया इन द फ्यूचर, जिसने बोला था आप उन्हें प्लीज एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड दे दीजिए। उसके बाद यूजर RG3HF7ER ने कमेंट किया कि द राइज ऑफ इंडिया हैज मेड सम चाइनीज वुमेन सफर। हे क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो कि मैं सोच रहा हूं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद यूजर TP5ET ने कमेंट किया कि चाइना बहुत जल्द ही रिसेशन फेस करने वाला है। उसका मेन रीजन है रिपीटेटिव रूल्स और चाइनीज सरकार का एरोगेंस, और इससे भी बड़ा कारण है कि सरकार का अपने मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक फेयर कंपटीशन ना होने देना। एट द एंड मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स अपना ट्रस्ट जो है वो चाइनीज सरकार के ऊपर से खो रहे हैं और अल्टीमेटली नए जगह ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसके बाद यूजर UD3TZ7EP ने कमेंट किया कि इंडिया स्मॉल स्केल और माइक्रो एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है, और अब जबकि ग्लोबलाइजेशन ट्रेड खत्म हो चुका है और यूनिलैटरल ट्रेड जो है मेन स्ट्रीम में आ चुका है, ऐसे एनवायरनमेंट में इंडिया का चाइना के मॉडल को अपनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इनफैक्ट चाइना तो छोड़ो, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो कैपिटलिज्म है वो भी अब बैकडेटेड और ओल्ड फॉर्म्स है। तो इंडिया को जिस चीज पे फोकस करना चाहिए वो है इंडिया का खुद का डेवलपमेंट मॉडल एंड इंडियाज ओन वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म। जिन्होंने भी यूरोपियन और अमेरिकन कैपिटलिज्म को अपनाया है वो सफर ही किया है। ये कैपिटलिज्म ना एक तरह से जुए जैसा है। खेल में पैसे उतने ही होते हैं, बस एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना पड़ता है। कैपिटलिज्म। तो हमें उन गलती से सीखना है और एक ऐसा कैपिटलिज्म बनाना है जहां पे ऑल इंक्लूसिव सभी जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाए जो कि मेहनत करते हैं। उसके बाद प्रिंस नो फियर ने कमेंट किया कि मुझे अभी याद है कि मेरे स्कूल टीचर ने बताया था कि टॉप 3 कंट्रीज जिनमें सबसे स्मार्टेस्ट लोग रहते हैं वो है ज्यूज, जर्मन्स और इंडियंस। इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, बस इंडिया को जरूरत है एक पिंक देश से दूर रहने की। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद द हॉन्जा 0000 ने कमेंट किया कि क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस और फिलोसॉफीज बहुत ही हेल्पफुल है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, और क्योंकि आजकल का जो AI टेक्नोलॉजी है वो भी मेनली उसका मेन कंपोनेंट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही है, तो आई एम डैम श्योर कि AI फील्ड में सबसे ज्यादा और बड़ा ब्रेक थ्रू अगर कोई देश लाएगा तो वो इंडिया ही होगा। आई कैन प्रेडिक्ट दैट द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI टू ब्रेक थ्रू सेल्फ अवेयरनेस विल बी फ्रॉम इंडिया। उसके बाद पॉली 5694 ने कमेंट किया कि भारत का डेवलपमेंट फंड सबको मौका देता है पैसे कमाने का, while China's development equity fund does not make any money, it rather incurs losses। चाइना ना तो सबको पैसे कमाने का मौका देता है और डेवलपमेंट के नाम पे उल्टा लॉस करवा देता है। उसके बाद SM Chan 9756 ने कमेंट किया कि इंडिया का इकोनॉमिक राइज चाइना के स्टेटस को चैलेंज कर रहा है।
इंडिया जैसे कम्युनिस्ट पार्टी और उसका इकोनॉमी और मिलिट्री को चैलेंज कर रहा है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसका फुल सपोर्ट करता हूं। उसके बाद यूजर BX9TJ4KM ने कमेंट किया कि इंडिया सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज रैंक अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद यूजर SS65E ने कमेंट किया कि एटलीस्ट इंडिया स्मॉल कंट्रीज को बुली नहीं करता है, वो सिर्फ पाकिस्तान को हेट करते हैं, दैट्स इट। पाकिस्तान को हम हेट नहीं करते हैं, पाकिस्तान की उतनी औकात नहीं कि हम हेट करें। एक नाजायज बच्चा चाहे कितना भी बदमाश और मक्कार क्यों ना हो, एक बाप सिर्फ उसे लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं, उससे हेट नहीं करते हैं। उसके बाद चेन SHIHFU ने कमेंट किया कि इंडिया नेक्स्ट चाइना बनना ही नहीं चाहता है। इंडिया वो एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो कि मॉडर्न टाइम्स तक बहुत एक्टिवली सर्वाइव कर चुका है। इंडियंस अगर कुछ चाहते हैं तो वो खुद के इंडिया चाहते हैं, उन्हें नेक्स्ट चाइना बनने का कोई शौक नहीं है। उसके बाद LZ रन ने कमेंट किया कि मोस्ट ऑफ द एशिया विल बिकम इंडिया इन 2060। उसके बाद स्लिक 288 ने कमेंट किया कि ऑफ कोर्स इंडियंस जनरली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं और इसीलिए फॉरेन फैक्ट्री में बहुत ही आसानी से जो है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं और इंडियंस चाइनीज से ज्यादा ऑनेस्ट भी होते हैं। इंडिया के पॉलिसीज लगभग स्टेबल होते हैं और वो किसी पागल आदमी के कहने पर अपने पॉलिसीज को 180 डिग्रीज चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद XI ORI फाइजांग ने कमेंट किया कि देयर इज नो चांस ऑफ सरपासिंग चाइना बिफोर 2050। चलो थोड़ी बहुत लाइन पे तो आए हो, पहले तो बोलते थे कि हम तुम्हें ओवरटेक कर ही नहीं पाएंगे, अब बोल रहे हो 2050, बट ये भी बदलेगा बहुत जल्दी। जो है इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा नहीं, इंडिया चाइना को ओवरटेक कर चुका है, ऐसे चीज जो है आपके मुंह से सुनने को मिलेगा।